हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एग्री क्लासेस अगेन। तो आज स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में श्वसन का अंतिम उत्पाद है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आर। तो देखिए इसका अगर हम इक्वेशन देखें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड मटेरियल होता है उसको हमको तोड़ना होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन यूज करते हैं तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्या रिलीज होती है, एनर्जी, जो अराउंड 686 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट हमें क्या दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्लियर। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, स्टार्च एंड ऑक्सीजन, शुगर एंड ऑक्सीजन, या वाटर एंड एनर्जी। देन आंसर विल बी ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में श्वसन के दौरान सभी जीवों में ग्लूकोज के विघटन का प्रथम चरण समान है, क्योंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन सेल फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बिकॉज। अब इसमें ऑप्शन हमारे क्या दे रखे, जीवों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, ग्लूकोज अंत में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में परिवर्तित होते हैं, या सभी जीवित जीव ऑक्सीजन की सहायता के बिना ग्लूकोज को आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करने के लिए एंजाइमी तंत्र को बनाए रखते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, उसमें मतलब ही क्या होता है, हमें फूड मटेरियल को तोड़ना है। तोड़ने के लिए उसको, जैसे हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो जो उसका फर्स्ट स्टेप ही है, तो हम इसमें क्या काम कर रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम पार्शियल यानी बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज में तोड़ सकते हैं। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज के विघटन का प्रथम चरण क्या होता है, समान होता है, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। यानी सभी जो जीवित जीव है उसमें ऑक्सीजन के बिना हम ग्लूकोज को आंशिक रूप से ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस इज फाउंड इन। देखिए ग्लाइकोलाइसिस अगर हम सेल में बात कर रहे हैं कोशिका में, तो वो किस में होता है, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में। क्लियर। ये चीज क्या इसका प्लेस है, साइटोप्लाज्म में होता है, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस और ऑक्सीजन की प्रेजेंस दोनों कंडीशन में होगा। तो यानी हम ऑप्शन देखें, वायवीय जीवों में यानी एरोबिक ऑर्गेनिज्म, केवल अवायवीय में एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, वायवीय तथा अवायवीय दोनों में बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, या कुछ परिस्थितियों में केवल वायवीय जीवों में एरोबिक ऑर्गेनिज्म ओनली अंडर सर्टेन कंडीशन। तो अभी मैंने बताया दोनों कंडीशन में होंगे, यानी बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वायवीय और बिना ऑक्सीजन की तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवायवीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें एथिल अल्कोहल किण्वन होता है। एथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन अकर्स इन। देखिए एथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है वो फंजाई में होता है, कवक में। किसमें होगा, फंजाई या कवक में। तो अगर इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, लैक्टोबैसिलस, ये तो बैक्टीरिया का है, मानव की पेशियों, राइजोपस या ये सभी। तो इसमें अगर मैं ऑप्शन देखूं, जो राइजोपस है वो कौन है, एक फंजाई है, और इसी में एथिल अल्कोहल का फर्मेंटेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है। What is the final product of alcohol fermentation? अल्कोहल फर्मेंटेशन हम देखते हैं जिसमें विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज किस में टूटेगा, वो टूटेगा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में जुड़ता है, एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TCA चक्र का प्रथम सदस्य है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ TCA। तो TCA का फुल फॉर्म ही क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। हम TCA साइकिल पढ़ते हैं जिसे हम एक और नाम से जानते हैं क्रेब्स साइकिल, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। क्लियर। अब इसमें हम बात करते हैं इसका
फर्स्ट सदस्य कौन सा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम क्रेब्स साइकिल देखते हैं या TCA साइकिल, तो इसका जो फर्स्ट सदस्य है मेंबर वो होता है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से कौन आके जुड़ते हैं, कोएंजाइम ए, है ना। हम पढ़ते हैं कोएंजाइम ए जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स के बीच की लिंकर है ना, लिंकेज है या संयोजक कड़ी कहते हैं। जब कोएंजाइम ए से जुड़ेगा, ठीक है, तब ये OA किस में कन्वर्ट हो जाएगा, TCA का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड या सिट्रेट में कन्वर्ट होगा। तो इसका फर्स्ट मेंबर अगर हम बात करते हैं कौन सा होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, देन आंसर विल बी A, B, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन गुणांक RQ या श्वसन अनुपात क्या होता है। देखिए अगर हम श्वसन गुणांक RQ की बात करें, RQ हमें निकालना पड़ता है, कोई भी बायोमोलिक्यूल्स का पूछ ले भाई इसका RQ क्या होता है, सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड, इसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। क्लियर, यानी मुक्त हुई भी कार्बन और जो उपयोग में लेते हैं ऑक्सीजन, उसके रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। क्लियर, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। श्वसन गुणांक या RQ का अनुपात क्या है, तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, वॉल्यूम मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और उपयोग में ली गई ऑक्सीजन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, देन आंसर विल बी D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ की वैल्यू क्या होगी, चलिए फॉर्मूला लगते हैं। तो इससे पहले हमको एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, ग्लूकोज कैसे बनता है। अभी अपने इसकी ग्लूकोज की अगर देखें तो रेस्पिरेशन की हमने इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, फूड मटेरियल को तोड़ रहे हैं प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर, अब इसमें हमें क्या निकालना है, इस ग्लूकोज की RQ वैल्यू निकालनी है। RQ अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम कितना है 6, ऑक्सीजन की कितनी है 6, तो डिवाइड कर दिया 1, यानी ग्लूकोज का RQ कितना आ जाएगा 1, देन आंसर विल बी 1। ओके, ये करेक्ट है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा इसमें 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के वायवीय श्वसन के दौरान कितने ATP अणुओं का कुल लाभ होता है, नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देखिए पूरे ग्लूकोज को जब हम तोड़ रहे हैं, जब रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें कितने ATP बने उसकी कैलकुलेशन देखनी है। तो अगर इसकी कैलकुलेशन की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस यहां से ग्लूकोज टूटना शुरू हो जाता है, और ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा होता है, ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं 10 स्टेप्स चलते हैं, 10 इसके चरण होते हैं, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुविक एसिड में। ठीक है, और इस पूरे ये जो पूरी स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, ये कितने में कंप्लीट होती है, 10 स्टेप्स होते हैं इसके। अब इसमें अगर हम देखें जो ATP बनती है, ठीक है, ऐसे तो बनती है इसमें 10 बनती है, जिसमें 2 यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, तो नेट कितनी बन गई इसमें ग्लाइकोलाइसिस में 8। ठीक है ना। अब यहां से जो ये पाइरुविक एसिड लास्ट प्रोडक्ट बना है, ये कहां पर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये देखते हैं किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसे अभी हमने कहा था ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स के बीच की लिंकेज कहा जाता है। तो जब ये चीज प्रोसेस होगा, तो इसमें जब ATP बनते हैं, जब एसिटाइल फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बनते हैं 6 ATP। कितने बनेंगे, 6। इसके बाद नेक्स्ट आती है क्रेब्स साइकिल।
क्रेब्स साइकिल। देखिए क्रेब्स साइकिल एक साथ 2 बार चलती है ना। एक क्रेब्स साइकिल में 12 एटीपी बनते हैं, तो टोटल में कितने बनेंगे 24। देखिए ये पूरी कैलकुलेशन है, तो इसके लिए हमें ग्लाइकोलाइसिस, बीच में पायरुविक एसिड का हमको डिकार्बोक्सिलेशन जो भी है, उसके बाद में हमें जो क्रेब्स साइकिल है, ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेगी, वहां से हमें ये पूरी समरी मिलती है। तो अगर मैं इसको टोटल करती हूँ तो यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन आती है 38 एटीपी। ठीक है ना। तो चलिए हमारा ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या निकलेगा, 38, 40, 39 या 8, देन आंसर विल बी 38। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला का कौन सा कॉम्प्लेक्स सम्मिलित है? विच कॉम्प्लेक्स इन एटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। देखिए हम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ईटीएस, ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं। अब वहां पर हम देखते हैं जो ईटीएस या ईटीसी में कह रही हूं, इसके अंदर 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। टोटल कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? 5 कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन को आगे पास करते रहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ही बोल रहे हैं, यानी इन कॉम्प्लेक्सेस से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे, दूसरे से, ऐसे ये आगे पास होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं टोटल 5 कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर। सेकेंड कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर। उसके बाद थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम BC1। फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या है, ATP सिंथेज। ATP सिंथेज यानी यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ATP का। कौन से कॉम्प्लेक्स में, 5th नंबर के। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कौन से कॉम्प्लेक्स में होगा, 3rd में, 2nd में, 4th में या 5th में, देन आंसर विल बी D। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ETC में इलेक्ट्रॉन वाहक का सेट है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के साथ विशिष्ट अनुक्रम में उपस्थित होता है। ETC इज अ सेट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस अलोंग, यानी जो इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स से कितने कैरियर्स के द्वारा या थ्रू कहाँ पहुंचते हैं, आगे से आगे। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं, आगे भेजते रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, तो इसमें हम एक सीक्वेंस देखते हैं बेटा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मैं इलेक्ट्रॉन कैरियर की बात कर रही हूँ, और ये हमें जब क्लियर हो जाता है जब हमें पूरा ETS क्लियर होगा, कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होते हैं, उसकी एक समरी हम देखते हैं। तो देखिए जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सबसे पहले कोएंजाइम, क्विनोन, ये सब में जो नाम बता रही हूँ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, साइटोक्रोम B, देन जाएंगे एक संकुल या कॉम्प्लेक्स होता है आयरन सल्फेट, देन जाते हैं साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, देन जाएंगे साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। ठीक है, तो काउंट करिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर। तो टोटल कितने उसमें सेट होगा इलेक्ट्रॉन कैरियर का, 7 होगा। और हमें पता है ETS होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। मैट्रिक्स में तो होता है क्रेब्स साइकिल, और इनर मेम्ब्रेन में कौन सा होगा, इसमें ETS। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, अलोंग इनर, यानी हम कह सकते हैं आंतरिक झिल्ली। क्लियर। तो देखिए हमारा इसमें ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, A, 7 आंतरिक, 7 इनर मेम्ब्रेन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन ग्लाइकोलाइसिस की पहली अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसके द्वारा उत्प्रेरित होती है कौन से एंजाइम से। देखिए ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है, जैसे हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस से डायरेक्ट 10 स्टेप अभी बताए, लास्ट में पायरुविक एसिड बनता है। तो अगर शॉर्ट में मैं ग्लाइकोलाइसिस देखो, ग्लूकोज इससे क्या बताया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट,
एंड 3PGAL, शॉर्ट फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, अब इसमें अगर मैं यहाँ तक की स्टेप पूरे नहीं है, इधर तक की मैं स्टेप में अगर देखूं तो एक हम एंजाइम की सीक्वेंस के लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं, हिक्का। क्या बोलते हैं? हिक्का। अब देखते हैं यहाँ हिक्का मतलब, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हिक्का H फॉर क्या होगा? हेक्सोकाइनेज। क्लियर? हेक्सोकाइनेज हिंदी में भी यही बोलते हैं। I फॉर इसमें क्या हो जाएगा? इनोलेज। ठीक है, K फॉर काइनेज और A फॉर एल्डोलेज। क्लियर? तो ये शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो एक अनुत्क्रमणीय रिएक्शन है, इसके लिए यहां से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तब हम कौन सा एंजाइम काम में ले रहे हैं? हेक्सोकाइनेज। क्लियर? तो चलिए हमारा क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, एल्डोलेज, हेक्सोकाइनेज, इनोलेज या फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, देन आंसर विल बी बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब हमें इसमें मैच करना है कॉलम कि कौन से इसमें कंपाउंड है, वो कितने कार्बन वाले होते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए सबसे पहले 4 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा होता है इसमें? देखिए एसिटाइल कोएंजाइम है, पाइरुवेट, सिट्रिक या अल्फा कीटोग्लूटारिक या मैलिक। तो देखिए इसमें जो मैलिक एसिड होता है वो 4 कार्बन वाला होगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद 2 कार्बन वाला देखते हैं, तो वो होता है स्टूडेंट्स एसिटाइल कोएंजाइम ए। देन इसके बाद हम देखते हैं 5 कार्बन वाला कौन सा होता है इसमें? तो 5 कार्बन वाला इसके अंदर होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट, और 3 कार्बन वाला इसमें कौन सा होता है? पाइरुवेट। ठीक है, ये 3 कार्बन वाला होता है। और सिट्रिक एसिड की बात करें तो ये कितना होता है? 6 कार्बन का। ठीक है ना, तो चलिए इसका ऑप्शन हम देखते हैं। 4 कार्बन के लिए कौन सा होगा? मैलिक एसिड यानी 5, 2 कार्बन या 5 लिख दिया। 2 कार्बन वाला भी हमने कौन सा देखा है? फर्स्ट। 5 कार्बन वाला कौन सा आ जाएगा इसमें? हमारा 4th आ जाएगा, कौन सा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट। और 3 कार्बन वाला हो जाएगा सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5th, 1st, 4th, 2nd, देन आंसर विल बी 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कॉम्प्लेक्स वाला आ गया है, अभी हम कॉम्प्लेक्स पढ़ के आए थे, है ना, 5 कॉम्प्लेक्स ETS के। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? NADH डिहाइड्रोजिनेज, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। फिर सेकेंड कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम BC1। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और फिफ्थ को बोलते हैं ATP सिंथेज। ठीक है ना, तो चलिए हमारा ऑप्शन देखते हैं इसमें। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के लिए तो कौन सा हो गया है अपना? 4th वाला। सेकंड के लिए सेकंड, 4th सेकंड। थर्ड के लिए कौन सा हो जाएगा अपना? फर्स्ट। और थर्ड हम किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स थर्ड इसमें ये यहाँ हो जाएगा। इसको वापस हम एक बार मैच कर लेते हैं। देखिए इस बार कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के लिए तो कौन सा हो गया? Na डिहाइड्रोजिनेज, 4th हो गया, यहाँ 4th। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेकंड के लिए कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड। ठीक है, थर्ड के लिए कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। और 4th के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा? साइटोक्रोम यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें कौन सा निकलेगा? 3। ठीक है, कौन सा है देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के लिए NADH डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड के लिए सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड को बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और 4th को हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, 5th को बोलते हैं ATP सिंथेज। ठीक है, तो ये ETS के 5 कॉम्प्लेक्स के नाम इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में जरूर पूछते हैं, इसमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए ये रेस्पिरेशन के कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे के टॉपिक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।